अरे क्या काम है नर्स्ट इक्वेशन का? Why are we studying नर्स्ट इक्वेशन? हाँ वो तो वो बोल दिया, तो उसके लिए तो मैंने बोला ना कि भाई ईएमएफ तो अपन ऐसे भी निकाल रहे थे, ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो फिर नर्स्ट इक्वेशन की क्या जरूरत पड़ी? हाँ मतलब जब कंडीशन स्टैंडर्ड नहीं है, मतलब टेम्परेचर जैसा हम चाह रहे हैं 298 केल्विन नहीं है और कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट का 1m नहीं है, तो भी तो अपन सेल का ईएमएफ निकालेंगे ना। तब छोड़ देंगे क्या सेल को? तब थोड़ा छोड़ दोगे सेल को कि जो तू स्टैंडर्ड कंडीशन में नहीं तो तेरा ईएमएफ नहीं निकालेंगे, ऐसा थोड़ा बोलोगे। तो नर्स ने एक इक्वेशन निकाला जिसमें इन दोनों चीजों को कंसिडर किया। किन दोनों चीजों को? इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन अदर देन 1m है ना, एंड टेम्परेचर अदर देन 298 केल्विन। तब उन्होंने जाके ये इक्वेशन निकाला कि अगर कोई सेल स्टैंडर्ड कंडीशन में ऑपरेट नहीं हो रहा है तो उसका ईएमएफ कैसे निकालेंगे। तो फिर उन्होंने एक एग्जांपल लिया, ये जिंक कॉपर वाले का ही लिनियर सेल का एग्जांपल लिया, और जो उसका इक्वेशन अपन लिखते हैं कि जिंक प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव गिव्स यू जिंक 2 पॉजिटिव प्लस कॉपर आयन, सॉरी कॉपर, यही था अपना वो इक्वेशन। ये दो इक्वेशन को ऐड करके आया ना, एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल और दूसरा रिडक्शन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन हाफ सेल में क्या होता है, जिंक 2 पॉजिटिव बनता है सॉल्ट ब्रिज, कॉपर 2 पॉजिटिव कॉपर बनता है। यहां इन दोनों की कंसंट्रेशन लिखी जाती है ब्रैकेट में, और ये वैल्यू अगर 1m नहीं है कुछ और है तो नर्स्ट इक्वेशन पिक्चर में आएगा, वरना हम सीधा ई नॉट सेल अपने टेबल से देख करके वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। नर्स्ट इक्वेशन बस इसलिए यूज करते हैं कि कंसंट्रेशन 1m के अलावा कुछ और होती है। तो उन्होंने बोला कि इसके लिए अगर मुझे ई सेल का इक्वेशन लिखना है तो नर्स्ट इक्वेशन ऐसा लिख सकते हैं कि ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट। देखो अब नाम उसका चेंज होकर ई सेल हो गया, अब उसको ई नॉट सेल नहीं बोलेंगे। ई नॉट सेल मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन होती है जिसके लिए ऑलरेडी आपके पास इन दोनों की वैल्यूज टेबल में लिखी हुई है। सीरीज में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो टेबल हमारे पास वो क्या है, स्टैंडर्ड कंडीशन में लिखी हुई वैल्यूज है। वो वैल्यूज आई कहां से है? हर इलेक्ट्रोड को आपने एसएचई से कंपेयर किया, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कंपेयर किया, एक सेल बनाया, उसके साथ एनोड बनाना था तो एनोड बना दिए, कैथोड बनाना तो कैथोड बना दिए। मतलब हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव अगर आपके पास इलेक्ट्रोड था तो उस इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन हुआ, हाइड्रोजन का रिडक्शन हुआ। और अगर हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव एलिमेंट अगर आपने लिया होगा तो हाइड्रोजन एनोड बना होगा, यानी कि ऑक्सीडेशन हुआ होगा और उस मेटल का रिडक्शन हुआ होगा। जैसे कि हाइड्रोजन कॉपर सेल, हाइड्रोजन सिल्वर सेल, इन सब में हाइड्रोजन क्या होगा, एनोड, और वो मेटल रहे होंगे कैथोड। पर जहां हाइड्रोजन जिंक के सामने आया तब हाइड्रोजन को कैथोड बनना पड़ा। जहां हाइड्रोजन आयरन के सामने आया, एल्यूमिनियम के सामने आया, मैग्नीशियम के सामने आया, सब केस में हाइड्रोजन को क्या बनना पड़ा, कैथोड। और इनके आए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जिसका साइन चेंज करके टेबल में लिख दी गई। क्यों टेबल में साइन चेंज करके लिख दी गई? क्योंकि टेबल रिडक्शन पोटेंशियल की बनी हुई है। टेबल में सबका क्या लिखा हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो वो टेबल से अपन देख के सीधा लिख लेते तो ई नॉट का वैल्यू आएगा, बट अपन को तो ई सेल निकालना है। तो ई सेल क्या था, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन। इसका अगर अपन थोड़ा सा एक्सपैंड भी करें तो अपन क्या लिख रहे थे इसकी जगह, आर टी अपॉन एन एफ। एक्चुअली इक्वेशन तो ये है, आर टी अपॉन एन एफ है ना इक्वेशन, तो है ना। वो तो अपन ने ये बोल दिया कि चलो अगर आर की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर 298 केल्विन ही है और फैराडे तो कांस्टेंट ही होता है 96,500। अगर ये सारी वैल्यूज कांस्टेंट है और टेम्परेचर 298 केल्विन है तो आपने इस जगह पर 0.0591 लिख दिया था, करेक्ट है ना। मतलब अगर टेम्परेचर भी 298 केल्विन नहीं होगा ना, कुछ और होगा, तो आप फिर 0.0591 भी यूज नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तब आपको वापस से R इंटू टी अपॉन एफ करके देखना पड़ेगा, R इंटू टी अपॉन एफ। तब जाकर ये 0.0591 को रिप्लेस करोगे आप किसी और नंबर से। तो ये भी एक समझ के चलना ना कि 0.0591 तभी यूज करेंगे जब हम टेम्परेचर स्टैंडर्ड वाली ही बात कर रहे हैं, बस कंसंट्रेशन स्टैंडर्ड नहीं है तो अपन ये यूज करेंगे। अगर टेम्परेचर भी स्टैंडर्ड नहीं है तो, अगर टेम्परेचर स्टैंडर्ड है तो अपन सीधा ये यूज कर लेंगे। समझ रहे हैं क्या? तो ये चीज भी ध्यान रखना है ना। नर्स्ट इक्वेशन तो देखो सबसे पहला लाइन ये होना चाहिए कि नर्स्ट इक्वेशन इज द रिलेशनशिप बिटवीन, या रिलेशनशिप या फिर एक इक्वेशन टू डिटरमाइन ईएमएफ ऑफ द सेल इन नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। ये आपका एक लाइन होना चाहिए। उसके बाद आप एक एग्जांपल लेकर के उसका नर्स्ट इक्वेशन लिख के दिखा दो यहाँ पे कि माइनस आर टी अपॉन एन एफ
log of Zn2 पॉजिटिव अपॉन Cu2 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन। अभी इनका पावर 1 1 ही है क्योंकि इक्वेशन में इनका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 1 है, पर हर बार ऐसे नहीं होगा, है ना। हमने सिल्वर और जिंक का अगर आप बनाओगे, सिल्वर और जिंक का, तो देखो क्या सेल बनेगा सिल्वर और जिंक का। ये रहा जिंक, ये रहा सिल्वर आयन, गिव्स यू Zn2 पॉजिटिव एंड Ag। अभी ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। क्यों बैलेंस नहीं है? क्योंकि जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लूज करने कर किए हैं, पर सिल्वर तो एक ही गेन कर रहा है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन कहां गया? यहाँ तो इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया ना, तो लॉ फॉलो नहीं हो रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इसलिए अपन यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 करेंगे। समझ में आ रही बात? ये स्टेप समझ में आया? तो 2 इलेक्ट्रॉन्स अभी भी इन्वॉल्व है, तो n का वैल्यू तो अभी भी 2 होगा, n का वैल्यू 2 होगा। बट अब जब आप इक्वेशन लिखोगे तो लॉग के बाद जब इसको लिखोगे तो Zn2 पॉजिटिव तो ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन जब Ag पॉजिटिव लिखोगे ना, Ag पॉजिटिव का कंसंट्रेशन, तो इसका पावर 2 जाएगा। ये समझना, समझ रहे हैं क्या? वहां दोनों का पावर 1 1 था बिकॉज उनके इक्वेशन में दोनों का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 था, बट यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो सिल्वर एक ही कर रहा है गेन, तो उसको इक्वल करने के लिए हमें 2 सिल्वर आयन चाहिए, तभी यहाँ पे 2 Ag पॉजिटिव आया, और ये 2 है सामने इसलिए इसका पावर में 2 चढ़ा है। ठीक है, तो ये आपका था नर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब इसे क्वेश्चन अपने लास्ट क्लास में बनाए हैं और लगभग हर पेपर में एक क्वेश्चन आया है इसका नर्स्ट इक्वेशन से। ठीक है, और दूसरा क्या बोल रहे हो? कोलरॉश लॉ। देखो कोलरॉश लॉ, जैसे कोई अगर आपका इलेक्ट्रोलाइट है AXBY, है ना, उसका जो मोलार कंडक्टिविटी होता है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, है ना, यही होता है इसका सिंबल लैम्डा m नॉट, मैक्सिमम वैल्यू है ये एट 0 कंसंट्रेशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इसकी वैल्यू जो है ना वो इन दोनों आयंस पे डिपेंड करती है, यही कोलरॉश लॉ ने बोला था कि ऐसा नहीं कि वो इलेक्ट्रोलाइट का जो EMF, ये जो आपका कंडक्टिविटी आ रहा है वो कहां से आ रहा है, इट इज द सम ऑफ द आयनिक कंडक्टिविटीज ऑफ द आयंस। यहाँ पे कितने आयंस हैं? ए, एक्चुअली ये ए क्या है, ये Y कहां से आया होगा? B के बगल में, A के ऊपर से क्रिस क्रॉस करते हैं ना अपन, जैसे MgCl2 है आपका, तो Mg का 2 पॉजिटिव होता है और Cl का 1 नेगेटिव होता है, फिर ये 2 इधर आता है और ये 1 इधर आता है, तो फॉर्मूला बनता है MgCl2। तो जो Cl के बगल में जो 2 है वो एक्चुअली आया कहां से है? Mg के ऊपर से। द सेम वे B के बगल में जो Y है वो कहां से आया है? A के ऊपर से, और जो A के बगल में X है वो B के ऊपर से आया है। और पहले अपन क्या टैन लिखते हैं, दूसरा अपन एन आयन लिखते हैं, तो एक्चुअली क्या टैन क्या है हमारा? AY पॉजिटिव, और एन आयन क्या है? BX नेगेटिव। और ए के बगल में जो नंबर लिखा है इसका मतलब क्या होता है? उतने नंबर में है वो। MgCl2 में का मतलब क्या है? देयर इज 1 Mg2 पॉजिटिव एंड देयर आर 2 Cl नेगेटिव, ये है इसका मीनिंग। तो जो नंबर बगल में लिखा है उतने ही नंबर में वो है। तो यहां पर क्या है, आप लैम्डा, स्मॉल लैम्डा लेते हैं फॉर डिनोटिंग आयनिक कंडक्टिविटी, कैपिटल लैम्डा इज फॉर इलेक्ट्रोलाइट, मोलार कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और इंडिविजुअल आयन की कंडक्टिविटी के लिए अपन क्या यूज करते हैं? स्मॉल लैम्डा, जो अपन आज तक पढ़ते हुए आए लैम्डा, तो एक्चुअली स्मॉल लैम्डा था, ये कैपिटल लैम्डा होता है। जैसे हमारा कैपिटल स्मॉल होता है वैसे ही कैपिटल लैम्डा स्मॉल लैम्डा होता है। तो इसकी आयनिक कंडक्टिविटी क्या लिखोगे? तो इसकी आयनिक कंडक्टिविटी हो जाएगी आपकी AY पॉजिटिव, और ऐसे कितने हैं? X प्लस प्लस करके करते हो तो X टाइम प्लस करोगे तो उससे आप X को मल्टीप्लाई कर दो, एक ही मतलब होता है। प्लस ये Y टाइम्स है और उसकी लैम्डा, उसकी आपकी कंडक्टिविटी। ये वैल्यूज आपको क्वेश्चन में अगर दी है तो आप वैल्यू पुट करो, आपको उस इलेक्ट्रोलाइट का मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकल जाएगा। करेक्ट, ये तो लॉ हुआ। एप्लीकेशन ये नहीं था, एप्लीकेशन का 3 एप्लीकेशन पढ़े थे अपन। पहला था कि जो हम मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ से प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे थे, वो हम कोलरॉश लॉ से निकालेंगे, क्योंकि कोलरॉश लॉ पूरे इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टिविटी आयन के हेल्प से निकालता है। वो आयन तो हमें कहीं और से ही मिल सकता है। अपन ने इस टाइप का क्वेश्चन देखा था इसका, देखो जैसे हमने जो ग्राफ बनाया था उसमें वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या था हमारा? CH3COOH, करेक्ट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट HCl था या KCl था, जो भी था। तो ये तो स्ट्रॉन्ग है, इसका तो ग्राफ में स्ट्रेट लाइन बनता है, तो इसका तो अपन एक्सट्रापोलेट करके निकाल रहे थे ना लैम्डा m नॉट की वैल्यू, तो उसका कोई दिक्कत नहीं है, पर ये कर्व बना रहा था। तो इसका एक्चुअली मोलार कंडक्टिविटी अगर आपको निकालना है CH3COOH का, तो आप क्या निकालोगे? लैम्डा ऑफ CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा ऑफ H पॉजिटिव, ये करोगे तो निकल जाएगा।
क्या हो गया? अरे मैंने कॉलरॉस लॉ तो लगाया इसमें अभी तो कुछ किया ही नहीं, पर तो एप्लीकेशन में आया नहीं है, सिर्फ कॉलरॉस लॉ लगाया इसके ऊपर। अब अगर इन दोनों की वैल्यू आपको पता होगी तो ऐड करके इसकी वैल्यू आ जाएगी ना, जो ग्राफ से अपन नहीं निकाल पा रहे थे। तो इन दोनों की वैल्यू अपन निकालेंगे किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोड की वैल्यू से। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोड की वैल्यू तो आपको स्ट्रेट लाइन बना करके ग्राफ से दिख जाएगी। तो जैसे CH3COONA, ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ये क्या है? एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोड। इसका आपको वैल्यू मिल जाएगा ग्राफ से, कोई भी वैल्यू, लेट्स से 200 वैल्यू फॉर एग्जांपल, रैंडम वैल्यू ले रहा हूं, ठीक है। और इसका मीनिंग क्या है? लैम्डा ऑफ CH3COO नेगेटिव एंड लैम्डा ऑफ Na पॉजिटिव, ये है इसका वैल्यू। अब ऐसी एक और एक कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं जिसका अपन स्ट्रेट लाइन निकाल करके वैल्यू ग्राफ से निकाल लेंगे। लेट्स टेक NaCl। लेट्स टेक NaCl। तो NaCl भी आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसका भी आपको वैल्यू एक्स्ट्रापोलेट करके मिल जाएगा स्ट्रेट लाइन से। और इसका लेट से वैल्यू आ रहा होगा 300 फॉर एग्जांपल। तो इसका मतलब क्या है? Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। अभी दो चीज ली अपन, एक और लेना पड़ेगा। क्या ले, बताओ क्या लेना पड़ेगा? HCl। HCl ले लिया अपन, तो उसकी वैल्यू लेट से चलो 400 आ रही है। तो लैम्डा H पॉजिटिव प्लस लैम्डा Cl नेगेटिव। मैंने तीनों इलेक्ट्रोलाइट का मोलार कंडक्टिविटी ग्राफिकली निकाला, क्योंकि तीनों स्ट्रॉन्ग है, तीनों की स्ट्रेट लाइन बनेगी, एक्स्ट्रापोलेट करके ये वैल्यूज अपन ने ग्राफ से निकाल दी। करेक्ट। तीनों के लिए कॉलरॉस लॉ लिखे तो ये आ गया। अब तीन इक्वेशन अपने पास है। अब तीन इक्वेशन की हेल्प से मुझे ये लेकर आना है, जिसमें ये वाला पार्ट इस इक्वेशन में है और ये वाला पार्ट इस इक्वेशन में है। तो इन दोनों को ऐड कर दो। इन दोनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। इक्वेशन 1 एंड 3 ऐड हो जाएगा और 2 को माइनस कर देना। क्यों? क्योंकि मुझे Na पॉजिटिव नहीं चाहिए, तो माइनस करूंगा तो ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो जाएगा, और ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा? सिर्फ यही दोनों। और यही काम आपको इनके हाथ भी करना है। 200 प्लस 400 इज 600, 600 माइनस 300 इज आंसर 300 आ जाएगा। ये किसका निकल गया? CH3COOH का। जो अपन ग्राफ से नहीं निकाल पा रहे थे वो हमने कॉलरॉस लॉ की हेल्प से तो निकाला ना। कॉलरॉस लॉ ने अगर नहीं बताया होता कि इसका सम ये और ये होता है, तो अपन कहां निकाल पाते? कॉलरॉस लॉ तो यही है ना, तो यही तो उसका एप्लीकेशन हुआ। एप्लीकेशन का मतलब क्या है कि अपन ने कहा उस लॉ को अप्लाई किया। तो अपन ने कॉलरॉस लॉ की हेल्प से जिस इलेक्ट्रोलाइट का मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ग्राफिकली नहीं निकाल पा रहे थे, उसका अपन ने मैथमेटिकली कॉलरॉस लॉ यूज करके निकाल दिया। ये एक एप्लीकेशन। दूसरा एप्लीकेशन था, इससे अपन अल्फा निकाल रहे थे। अल्फा वाज डिग्री ऑफ एसोसिएशन या डिसोसिएशन, जिसका वैल्यू क्या था? लैम्डा m अपॉन लैम्डा m नॉट। और ये वैल्यू आप कंडक्टिविटी से निकाल रहे थे। लैम्डा m इज इक्वल्स टू कप्पा अपॉन c इंटू 1000 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। और कप्पा भी निकालने का अपने पास फॉर्मूले है। हाँ, जी स्टार। तो जी स्टार क्या था हमारा? सेल कांस्टेंट। जी क्या है? कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस दिया हो क्वेश्चन में, रेसिप्रोकल कर लेना, कंडक्टेंस आ जाएगा। ठीक है। और एक और एप्लीकेशन के निकालने का था। तो के अगर अल्फा निकालने को तो के निकल जाएगा। के क्या होता है? डिसोसिएशन कांस्टेंट के ए। तो क्या हो जाएगा आपका? सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। सी कंसंट्रेशन है उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट का, अल्फा आपने अभी ऊपर निकाल लिया है। दोनों को वैल्यू पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। चलिए 56-1 क्वेश्चन पेपर देख रहे थे क्या? 1-1 वाला तो अपन ने क्वेश्चन पेपर पिछली क्लास में देखा था। जो दे रहे हैं दे दो। 3 ना? क्या? हाँ बताया। देखो, गिब्स फ्री एनर्जी का मतलब होता है कि इट इज द एनर्जी जो आप यूज कर रहे हो टू डू द वर्क। अपन लिखे थे ना, गिब्स एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस वर्क डन। माइनस क्यों? क्योंकि वो एनर्जी आपके वर्क डन करने से कम हो रही है। कभी भी आप वर्क करोगे तो एनर्जी कम ही होनी है। तभी तो अपन पढ़ते थे कि थर्मोडायनेमिक्स में भी कि गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज हमेशा नेगेटिव होना चाहिए। कि अभी आपके सिस्टम की एनर्जी लेट्स से 20 किलो जूल है, यू हैव डन सम वर्क, आपने कुछ वर्क किया ना, तो अब कम हो जाएगी एनर्जी। तो लेट्स से वो 10 हो गई। तो यही वो गिब्स एनर्जी है जिससे आप एक्चुअली में वर्क कर रहे हो।
यूजफुल वर्क करने में जो एनर्जी अपन यूज कर रहे हैं ना, दैट इज नोन एज गिब्स एनर्जी। और जब भी आप इसका चेन निकालोगे, ये नेगेटिव ही आना चाहिए, क्योंकि काम करने के बाद एनर्जी बढ़ती नहीं है, घट जाती है। तो ये आपका इनिशियल गिब्स एनर्जी था, काम करने के बाद फाइनल हो गया, दोनों को चेंज किया तो क्या आ गया, डेल जी, विच इज अ नेगेटिव वैल्यू। और यहां अपन कौन सा वर्क कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल वर्क डन। तो अपन ने इसको डिनोट किया था एन एफ ई सेल से, एन एफ ई नॉट सेल या ई सेल, इससे अपन ये, क्योंकि इलेक्ट्रिकल वर्क है, वर्क तो हो रहा है, और किस टाइप का वर्क हो रहा है, इलेक्ट्रिकल वर्क। और वही थर्मोडायनेमिक्स में हम प्रेशर वॉल्यूम वर्क कर रहे थे, है ना, जो अपन 11th में पढ़ते थे। तो वहां भी एक एनर्जी था, ये भी, यहाँ भी एनर्जी थी, वर्क तो दोनों साइड हो रहा है, बस वर्क का नेचर अलग अलग है। वहां पर हमारा मैकेनिकल टाइप का वर्क था, प्रेशर वॉल्यूम वर्क था, और यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिकल वर्क है। तो बस ये फॉर्मूला चेंज हुआ है बस वर्क डन का, ठीक है। और इसी से अपन ने क्वेश्चन में वैल्यू तो यही थी ना, डेल जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एम एफ ई नॉट सेल, ये वैल्यू है, ठीक है। और इसी को अपन ने फिर के से भी वो किया था ना, के, वो तो अपने नर्स इक्वेशन में के का वैल्यू आ रहा था, लॉग के सी कर दिए थे उसको अपन। अच्छा मेरे पास बुक नहीं है ना, ठीक है, रुको। कौन सा 56/2/1 देख रहे हो ना, पहला क्वेश्चन कहां पर है उसका, एमसीक्यू नहीं है कुछ, एमसीक्यू है ना, क्वेश्चन नंबर 10, हाँ पढ़िए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, मेरे पास एक्चुअली क्वेश्चन पेपर है, बस मेरे पास बुक नहीं है ना, तुम लोग बुक लिखाई ले लियो। 56/2/1 देखो ना, 4 पेपर तो है, आप इसे ना बुक खोलना चाहिए घर में, तो अब उनको पता लगे बुक में क्या क्या है। देखो ये क्वेश्चन पेपर का ना, यहाँ पे ऊपर नंबर लिखा रहता है। अरे अपन अब इसके बाद उसी में चलेंगे, ये अपन लास्ट क्लास में ना ये वाला पेपर देखे थे, 56/1/1। अब ये पेपर खत्म करोगे तो 56/2/1 आ जाएगा। नहीं, आप निकाल के रखो, कुछ वहां करवाऊंगा तो उसमें ये रहा 56/2/1। अब इसमें जाओ 10वें क्वेश्चन में। हाँ पढ़ो, क्वेश्चन पढ़े। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl, एक्वस इसलिए लिया क्योंकि अपन के पास अगर दो होंगे तो आप बता दोगे कि हाँ भाई सोडियम या अकेला है, तो वही जाके चिपकेगा कैथोड में। पर यहाँ पे एक्वस होगा तो क्या हो जाएगा, H पॉजिटिव भी है और Na पॉजिटिव भी है, OH नेगेटिव भी है और Cl। यही तो था ना कि कौन सा जाके आयन डिपॉजिट होगा कैथोड और एनोड में, यही आएगा कंफ्यूजन, क्योंकि मॉल्टन लेते तो ये दोनों तो होते ही नहीं, एक्वस में होता ना, तो अपन क्या बोलते थे कि जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है वो जाकर के डिस्चार्ज हो जाएगा, या फिर जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है या ज्यादा है, सॉरी ज्यादा है, वो जाके रिड्यूस हो जाएगा। देखिए देखो, Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन तो चाहिए Na बनने के लिए और H बनने के लिए, हाँ या ना। H पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो H बन जाएगा, और वहीं दूसरी तरफ Na पॉजिटिव भी अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो Na बन जाएगा। यानी कि क्या चाहिए इनको, रिडक्शन, इनको अपना रिडक्शन करना है। रिडक्शन तो उसी का होता है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है, और इन दोनों में ज्यादा किसका होता है, हाइड्रोजन का। 0 होता है पर ज्यादा है, क्योंकि सोडियम तो नेगेटिव है, सोडियम क्या है, नेगेटिव, क्योंकि मेटल है ना वो। आप इनका जब सेल बनाओगे तो सोडियम क्या होगा, एनोड, और हाइड्रोजन कैथोड होगा। तो कैथोड यानी कि उसी का रिडक्शन होना चाहिए, तो क्या डिपॉजिट होगा, हाइड्रोजन। समझ आएगा, तो ऑप्शन फर्स्ट ए। ये क्या लिखा हुआ, ये समझे, एक्वस NaCl का मतलब, अरे मैं पूछ रहा हूं कहां से चालू करूं मतलब, अरे एक्वस NaCl का मतलब, हाँ पानी का, मतलब NaCl को पानी में डाले तो पानी का भी डिसोसिएशन होता है और NaCl का भी डिसोसिएशन होता है। मतलब अपने पास आयन क्या क्या क्रिएट हुआ है, H पॉजिटिव इधर से, OH नेगेटिव इधर से, Na पॉजिटिव इधर से, और Cl नेगेटिव इधर से। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन है ना, कि अगर आपने इलेक्ट्रोलिसिस किया जहां पे एक होता है हमारा एनोड
दूसरा होता है कैथोड। एनोड एक पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है, इसलिए वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हो गया, और ये आपके नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है, ये आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड हो गया। अब क्या होगा, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी ऑन होगी, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी ऑन होगी, तब क्या होने वाला है, जितने भी पॉजिटिव आयन है, जितने भी पॉजिटिव यानी कि कैट आयन है, वो कहां जाएंगे, कैथोड की तरफ, और जितने भी नेगेटिव आयन है वो कहां जाने वाले हैं, एनोड की तरफ। तो Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव के बीच में रेस लगेगी कि कौन जाके कैथोड में चिपकेगा पहले, और OH नेगेटिव और Cl नेगेटिव के बीच में भी रेस लगेगी कि कौन जाके पहले चिपकेगा एनोड में। तो यहाँ क्या, यहाँ रेस कौन जीतता है, जिसको कम पोटेंशियल में जाकर के वो अटैच हो जाएगा। और वो अभी वाले केस में कौन होता है, हाइड्रोजन। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल, अब वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करिए, हाइड्रोजन की रिडक्शन पोटेंशियल होती है 0, और सोडियम की रिडक्शन पोटेंशियल होगी कुछ नेगेटिव में, हम नेगेटिव वैल्यू। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है ना, वो रेड्यूस होता है। तो अभी रेड्यूस कौन होगा दोनों में, H पॉजिटिव। देखो इनको रेड्यूस होना है डिस्चार्ज होने के लिए, डिस्चार्ज ही तो होते हैं ना ये दोनों जाकर के डिस्चार्ज होंगे, ये दोनों जाकर के यहाँ डिस्चार्ज होना चाहेंगे एनोड के पास, और ये दोनों कैथोड के पास। कैट आयन कैथोड के पास जाता है, एन आयन एनोड के पास जाता है। अब एक एक ही होता, अगर यही दोनों बस होते तो कोई दिक्कत नहीं थी, Na पॉजिटिव के साथ कोई कंपटीशन में आई नहीं। बट अभी तो Na पॉजिटिव के साथ H पॉजिटिव का कंपटीशन है, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो जाके रिड्यूस होगा, और वो कौन है, हमारा H पॉजिटिव। भले उसका रिडक्शन पोटेंशियल 0 है, बट दूसरे वाले का तो नेगेटिव है, तो 0 तो नेगेटिव से बड़ा ही है ना, इसलिए H जाके डिपॉजिट होगा। अभी क्लियर है क्या, ठीक है, चलो। तो ऑप्शन ए हो जाएगा उसका, है ना। चलिए और क्वेश्चन देखिए। असर्शन रीजन में कुछ है, नहीं असर्शन रीजन में इसका कुछ नहीं है। फाइव 26 27 बनाइए। चलिए देखो ये नर्स इक्वेशन है, 27 क्या है, नर्स इक्वेशन बनाइए। क्वेश्चन नंबर 27, ये आपका पेज, कौन सा पेज है बुक का, पेज नंबर 135, पेज नंबर 135, क्वेश्चन नंबर 27 बनाइए। जिंक और टिन का है, एसएन मतलब क्या होता है, टिन, स्टैनम। जिंक और टिन का सेल बना है जिसमें जिंक एनोड है, कैसे पता चला, लेफ्ट में लिखा हुआ है ना। जब भी सेल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो लेफ्ट में एनोड लिखते हैं और राइट में कैथोड लिखते हैं, ठीक है। तो जिंक आपका एनोड है और टिन आपका कैथोड। फाइंड द ईएमएफ, करिए। जनरली टेम्परेचर नहीं दिया तो अपन वही 298 केल्विन मान के ही चलेंगे ना, जैसा इसमें टेम्परेचर कहीं लिखा ही नहीं है, अपन 298 केल्विन ले लेंगे टेम्परेचर को। सुन रहे हैं क्या, और वो हो जाएगा तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाएंगे ना, 33 भी इसी का ही है। ई नॉट सेल कितना आ रहा है, प्लस ना, हाँ ठीक।
0.62 आया. ई नॉट सेल आया कि नहीं? कंसंट्रेशन कितनी कितनी दी हुई है? अपन जैसे इक्वेशन, जैसे मैं बोला ट्यूसडे में, मैंने बोला था पहले इक्वेशन लिखो कि Zn दे रहा है Zn2 पॉजिटिव और Sn2 पॉजिटिव से मिल रहा है, अच्छा, Sn. ठीक है, तो ये ऊपर रहेगा और ये नीचे. अभी तो अपन केसी से इसको रिलेट कर रहे थे ना, कि केसी भी अपन ऐसे लिखते थे, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन. हाँ तो सही ना, ये एनोड ही तो है, वही है वही है. हाँ, क्यों होगा 2Sn? नहीं, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, एक एक ही तो दिया है ना, ये 2 पॉजिटिव से ही तो 1 हो रहा है ना, सही तो है. दोनों, ये 2 लूज कर रहा है, ये 2 गेन कर रहा है, क्यों होगा 2? उसी का बना रहे हो? क्या है आंसर? 0. 0.5609. ठीक है, तो 561 कर दो उसको. 0.561 वोल्ट. ई सेल इज इक्वल्स टू, जिनका हो गया वो 33 में पढ़ो, आगे वेट मत करो. ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन 2 इंटू लॉग ऑफ Zn2 पॉजिटिव अपॉन Sn2 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन, जो कि कितना कितना दिया हुआ है आपका? जिंक का कितना दिया हुआ है? 0.1 और इसका 0.00. हाँ ठीक है, तभी तो ऊपर जाएगा तो 100 दिखेगा आपको, और लॉग 102 होता है ना. इसमें ज्यादा कैलकुलेशन ही है. कितना है? 0.62. ये आया कि नहीं आप दोनों का? वो जो 2 डेटा दिया है ना क्वेश्चन में, दोनों का ई नॉट, देखो, ये दोनों का ई नॉट दिया है ना, इन दोनों से ही पहले ई नॉट सेल निकलेगा, ये वाला वैल्यू. और आर टी अपॉन एन एफ लगाने की जरूरत नहीं, सीधा 0.059 अपॉन 2 कर सकते हो, क्योंकि टेम्परेचर कुछ नहीं तो 298 केल्विन ही कंसिडर करके चल रहे हैं. और ये सब वैल्यू पुट करने के बाद आंसर आता है 0.059, और एन की वैल्यू 2 है यहाँ पे, बिकॉज 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व. ठीक है, तो ई सेल 0.62 माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग ऑफ 100 हो जाएगा. ये लॉग ऑफ 100, लॉग ऑफ 100 2 होता है. कैसे? क्योंकि लॉग ऑफ 100 को आप लिख सकते हो लॉग 10 टू द पावर 2, और 2 सामने आ जाएगा, और लॉग 10 1 होता है. तो लॉग 100 की जगह 2 लिख सकते हो, 2 कैंसिल. आपको सिंपली 0.62 माइनस 0.059 करना है, तो हमारा ई सेल आ जाएगा, विच इज कितना आ रहा है? 0.561 वोल्ट. 0.561 वोल्ट. कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी की रेसिप्रोकल होती है ना, जैसे कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल था, वैसे ही कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी की रेसिप्रोकल होगी. देन ये वाला हो गया ना, आगे बढ़ाओ. तो रेजिस्टेंस या कंडक्टेंस इज इक्वल्स टू 1/r. इन द सेम वे कप्पा कंडक्टिविटी इज 1/ρ. बाय रो, और रो क्या होता है? रेजिस्टिविटी. आर, R/A/L. R/A/L. अपन ये पढ़ा ना कि रो आर इज इक्वल्स टू रो L/A.
तो रो इज इक्वल्स टू आर ए बाय एल हो जाएगा। पुट कर दो यहाँ पे 1/RA/L पुट कर दिए, ऊपर लेके गए L/RA। L/A को ही तो हमने G स्टार बोला है, सेल कांस्टेंट, क्योंकि एक बार सेल अगर आपका वो सेल का वो रेडी हो गया ढांचा, तो उसका लेंथ और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फिक्स हो गया। अब आप उसमें कोई भी इलेक्ट्रोलाइट भरो, लेंथ और एरिया उस डब्बे का सेम रहेगा, इसलिए उसको कांस्टेंट बोल दिए कि हर बार उसकी वैल्यू तो सेम रहने वाली है। तो ये हो गया आपका G स्टार, और 1/R G होता है, तो कप्पा इज नथिंग बट G इंटू G स्टार, या इसको आप L/AR लिख दो, वही चीज है। ठीक है, पढ़े क्वेश्चन नंबर 33। का भी ये तो 7.08 आ रहा है, हाँ उसका 0.78 आ रहा है। कैसे शफल कर रहे हो नंबर को। और कोई है जिसका 8.07 आ रहा है। देखो क्वेश्चन क्या है, the resistance of a 0.05 m acetic acid solution is found to be 100 ohm if the cell constant is 0.0354 per centimeter. Calculate the molar conductivity of the acetic acid. आपको मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम निकालना है। सुनना इधर, जिनको समझ में नहीं आया क्वेश्चन, निकालना लैम्डा एम है। रेजिस्टेंस आपको 100 ओम दिया है, अरे बातें नहीं, कंसंट्रेशन 0.05 एम दी हुई है। जिनको हो गया वो आगे बढ़ा बढ़ो। आपको लग रहा है कि क्वेश्चन क्योंकि एग्जाम है ये, तो आप पूछोगे तो ना इन्विजिलेटर से कि ये सही है क्या आंसर, आप तो बना के आगे बढ़ जाओगे। कंसंट्रेशन ये है और जी स्टार दिया हुआ है 0.0354 पर सेंटीमीटर। ठीक है, अब बिना बिना कप्पा के आप लैम्डा एम नहीं निकाल पाओगे, तो पहले कप्पा निकालना। कप्पा की इसलिए कहानी अभी सुना रहा था ये वाली में, ताकि आप कप्पा निकालो। कप्पा क्या हो जाएगा, G इंटू जी स्टार, और G के लिए आपके पास R है तो 1/R, तो आपको सिंपली क्या करना है 0.0354 अपॉन 100। पास आया 100, 1/R, 1/R। G क्या होता है आपका 1/R, तो ये हो गया आपका कप्पा। ठीक है, अभी मत सॉल्व करो, हालांकि सॉल्व क्या वो तो 0.0 करना है, कुछ और थोड़ा करना है। लैम्डा एम निकालने के लिए इसी वैल्यू को 0.0354 को डिवाइडेड बाय C into 1000 टू कन्वर्ट इट इनटू सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, है ना। अब ये 2 0 और ये 2 0 कैंसल, मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, ये 0.354 अपॉन 0.05। आपका आंसर गलत है दांशु, आप 0.78 तो नहीं आएगा। ये वैल्यू तो बहुत छोटी है ना, नीचे वाली जो डिनोमिनेटर है, तो डेफिनेटली आंसर 1 से तो बड़ा ही आना चाहिए। आपका तो 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना, तो इसलिए आपका तो गलत है। मेरा सही है कि नहीं मुझे नहीं पता। जीरोस इधर उधर करते हैं, 354 अपॉन 1000 और डिवाइड बाय 5 अपॉन 100, ऊपर लेके जाएंगे तो 35400 डिवाइडेड बाय 5000, 354 अपॉन 50, 354 अपॉन 50, हाँ 7 पॉइंट कुछ आएगा, दिख ही रहा है 7.08, हाँ सही है 7.08 आएगा, 7.08। कहा समझ में नहीं आया, यहां तक क्लियर है पूरा, यहां तक पूजा इंटू 1000 की देखो देखो, हम जो नीचे कंसंट्रेशन रखते हैं ना, ये मोल पर लीटर में है, इसमें है मोल पर लीटर। लीटर भी तो वॉल्यूम का यूनिट है ना, जैसे सेंटीमीटर क्यूब भी वॉल्यूम का यूनिट होता है, वैसे लीटर भी है। पर हमारा आंसर जो है ना, वो हमें चाहिए सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में, सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में। तो आप इस लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर रहे हो, लीटर को
सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई किए। ये अगर मीटर में चाहिए होता ना तो अपन 1000 से डिवाइड करते, तो आंसर आपका सीमन मीटर स्क्वायर पर मोल आता। पर अधिकतर बार हम सेंटीमीटर ही लेते हैं। क्यों ऐसा लेते हैं? क्योंकि जो हमारा लेंथ होता है ना, L/A का रेशियो, वो सेंटीमीटर नहीं होता है। आप 1 मीटर बड़ा इलेक्ट्रोलाइट सेल, वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल थोड़ा ना लोगे, 1 मीटर इतना बड़ा होता है, इतना छोटा सा लेते हैं सेल, तो उसका अपन मेजरमेंट सेंटीमीटर में ही करते हैं नॉर्मली। इसलिए हम हर बार यूनिट यही यूज करते हैं। इसलिए लैम्डा एम निकालने के लिए कप्पा इंटू 1000/c। लैम्डा एम क्या होता है? कप्पा इंटू 1000/c। तब जाके आपका वैल्यू आएगा सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में। यहां दो ही चीज की है, पहले कप्पा निकाले फिर लैम्डा एम निकाले। कप्पा निकालने के लिए आपके पास इनफ डेटा था, इन दो चीजों से आप कप्पा निकाल सकते हो, और फिर जो कप्पा आया उसके साथ सी के साथ आप लैम्डा एम निकाल सकते हो, मोलार कंडक्टिविटी, विदाउट। ये वाले स्लाइड में सारे फॉर्मूले लिखे हैं अपन जो इस वाले पार्ट में यूज किए न्यूमेरिकल बनाते वक्त, राइट। स्टार्टिंग फ्रॉम हियर कि कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टेंस क्या होता है। 7.08 यूनिट ये होगी सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। 7.08 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है। चलो उसी के बाद वाला एक और क्वेश्चन है, ये तो शायद अपन ने कल बनाया भी है क्या इस टाइप का क्वेश्चन। 5 फैराड आंसर आ रहा था ना इसका, यही क्वेश्चन तो था, पर वो एमसीक्यू में था, याद है। MnO4 नेगेटिव से Mn2 पॉजिटिव तक जाना था, अरे याद है कि नहीं। MnO4 नेगेटिव था, बोला था कितना चार्ज ये गेन करेगा जिससे 1 मोल Mn2 पॉजिटिव बन जाएगा। तो हमने पहले इसका निकाला था क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट, तो +7 आया था। हमको +2 तक जाना है तो -5 ऐड करना पड़ेगा। -5 ऐड करने का मतलब है 5 इलेक्ट्रॉन गेन कराने पड़ेंगे, और 1 मोल में बोला है तो 1 मोल इधर मल्टीप्लाई करेंगे मोल, और इधर भी मोल मल्टीप्लाई करोगे तो 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब 5 फैराडे हो जाता है। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब 1 फैराडे होता है, 96,500 कूलम, तो 5 मोल मतलब 5 फैराडे हो जाएगा, ठीक है। तो वही पार्ट तो है, और आपको शायद वो लॉ डिफाइन करने बोला है ना। अरे क्वेश्चन पढ़ भी रहे हो कि नहीं आप लोग, लिखा है ना स्टेट फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो अपन कल देखे थे वही Z इज इक्वल्स, ये W इज इक्वल्स टू QIT। W यानी कि मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, और ये प्रोपोर्शनलिटी साइन आने के लिए अपन ने ZQ लिखा था और Q की जगह IT लिख दिए थे। क्यों लिखे Q की जगह IT है? क्योंकि करंट I होता है Q/T, तो Q हो गया I इंटू T। Z तो एक्चुअली केमिकल इक्विवेलेंट होता है, मतलब आप अगर ऐसे डिफाइन करना चाहो तो आप बोलोगे कि 1 कूलम ऑफ चार्ज जब डिपॉजिट होगा, मतलब सॉरी 1 कूलम ऑफ चार्ज जब आप दोगे तो जितना मास डिपॉजिट होगा ना उतना ही Z का वैल्यू होता है। सुन रहे हैं क्या इधर? Z की वैल्यू, अपन Z का भी केमिकल इक्विवेलेंट भी डिफाइन करना है। व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल इक्विवेलेंट? Z का मतलब क्या होता है केमिकल इक्विवेलेंट? आपने क्या लिखा फॉर्मूला, W इज इक्वल्स टू ZQ। यहां से आप Z का अपन ने डेफिनेशन लिखा भी है कॉपी में कि पुट Q इज इक्वल्स टू 1 कूलम, तो Z बराबर क्या आएगा, W। हालांकि अपन ने ऐसा नहीं लिखा, अपन ने IT वाले इक्वेशन में पुट किया था, तो अपन ने ऐसा लिखा होगा ZIT, आपने लिखा होगा पुट I इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर एंड T इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड, तो इसका मतलब 1 कूलम ही तो होता है। तो अपन फिर इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि chemical equivalent is defined as the mass of substance deposited when 1 ampere of current is passed for 1 second। तो उस समय पे 1 सेकेंड में जितना सब्सटेंस डिपॉजिट हुआ होगा ना उस मटेरियल का, वही Z की वैल्यू। समझ रहे क्या? तो ऐसे अपन Z को डिफाइन कर सकते हैं, पर अपन इस फॉर्मूले से तो निकाले नहीं है क्वेश्चन को। अभी जो अपन ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किया ना वो MnO4 वाला, उसको सिंपल अपन बेसिक से चलेंगे एकदम। आप पहले इक्वेशन लिखना,
इक्वेशन से आपको क्लियर पता चल जाएगा कि उसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। जैसे मुझे हाइड्रोजन अगर गैस इवॉल्व करानी है तो H पॉजिटिव को एक इलेक्ट्रॉन गेन करना रहता है, तब जाके H बनता है। आप दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे इक्वेशन को, तो आपको 2 मोल इलेक्ट्रॉन लगेंगे H2 बनाने के लिए, 2 मोल इलेक्ट्रॉन। हमको ये इक्वेशन बस स्टेटमेंट याद रखना है लॉ का, उस स्टेटमेंट से हमको कोई इक्वेशन बना के फॉर्मूला डिराइव नहीं करना। अपन सीधा बेसिक से कोई भी, जैसे MnO4 नेगेटिव से Mn2 पॉजिटिव वाला क्वेश्चन समझ में आया था ना, सबसे पहला काम होता है ऑक्सीडेशन स्टेट समझना दोनों की। यहाँ तो दिख रही है हमको कि +1 से 0 जाना है, +1 से 0 जाने के लिए आपको -1 करना पड़ेगा, तभी भी 0 होगा, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा। तो अगर आप ये समझ जाओगे ना, तो फिर आपको फिर तो वो वर्ड प्रॉब्लम जैसे बन जाएगा, जैसे अपन मोल कंसेप्ट में पढ़ते थे वैसे। ठीक है, चलिए इसी का और पार्ट भी देखो, और पार्ट में भी इसी के क्वेश्चन है, देख रहे हो? क्या हो गया? हाँ, क्या है इसका? कंडक्टिविटी ऑफ 0.0025 मोल पर लीटर एसिडिक एसिड इज 5.25 into 10 to the power -5. Calculate its degree of dissociation if lambda m naught is 390. तो लैम्डा एम नॉट दिया है, अल्फा निकालने बोला, तो लैम्डा एम निकालो, डिवाइड कर दो, खत्म। तो लैम्डा एम क्या होता है? अभी तो पता है, कप्पा इंटू 1000/c। व्हाट इज कप्पा? 5.25 into 10 to the power -5 into 1000 divided by what is c? 0.0025। हाँ ठीक है, तो ऊपर ऊपर भी, अच्छा हाँ, ऊपर एक्चुअली -2 आ रहा है ना, तो इसको -2 ही तक पहुंचाते हैं ना, कैंसिल कर देंगे, ऐसा कुछ लिख सकते हैं देखो। 5.25 into 10 to the power -2 डिवाइडेड बाय 0.25 into 10 to the power -2, क्या बोलते हो? ताकि कैंसिल हो गया, इसका पॉइंट भी कैंसिल हो गया, सीधा 525/25 आया, जो कि क्या हो जाएगा? 25 नहीं आएगा भैया, 625 नहीं है वो, कुछ भी करना है मतलब, 51 आएगा। हाँ जी। अरे तू 625 सोच रहा है, वो बोल भी रही है 625 में आता है। 625 थोड़ी ना कि अपन स्क्वायर देख रहे हैं, यही सब गलती होती है पेपर में, एक्साइटमेंट में, कि अरे तो अच्छा कैलकुलेशन नहीं है, 625 आ रहा है तो 25 का स्क्वायर है, तो मुझे पता भी है। वो पता होना गुना हो गया यहाँ पे। शायद नहीं पता होता कि 25 का स्क्वायर 625 होता, तो हम प्रॉपर बेसिक से कैलकुलेशन करते, राइट? 21 क्या आएगा? 21 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, 21 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, हाँ। और क्या निकालना क्या था? अल्फा डिवाइड कर दो, अल्फा इज इक्वल्स टू लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट, तो वो हो जाएगा 21, और लैम्डा एम नॉट का क्या वैल्यू दिया हुआ है? 390। हाँ, वो डिवाइड करो एक बार, राउंड ऑफ कर लिया करो, पॉइंट के बाद 2-3 डिजिट तक लिया करो बस, है ना? कितना आ रहा है देखो कैलकुलेट करके।
ठीक है, आ गया 0.053 करना, ये 21/390 और 3 से कैंसिल भी होगा, 7/130 हुआ होगा, 0.053 ना। ठीक है, तो उसी का बी पार्ट देखो, राइट, एनोड कैथोड एंड ओवरऑल रिएक्शन ऑफ लेड्स। इसमें ना यही बस याद करना तीनों के रिएक्शन, मतलब मैंने आप लोगों को बोला भी कि हर जितने भी अपन ने कमर्शियल सेल पढ़े हैं, तीनों में आपको क्या करना है, एनोड किस मटेरियल का बना है, कैथोड किस मटेरियल का बना है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है, ये तीन चीज, प्लस एनोड का रिएक्शन, कैथोड का रिएक्शन। और अगर ओवरऑल रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, एनोड कैथोड के रिएक्शन को ऐड कर दो तो ओवरऑल रिएक्शन तो आता है, समझ रहे क्या। तो यहाँ पे क्या था, लेड स्टोरेज वाले में लेड के एनोड थे और लेड ऑक्साइड का कैथोड, लेड के एनोड और लेड ऑक्साइड का कैथोड, दोनों में प्रोडक्ट PbSO4 ही बनता है। अल्टीमेटली इफ अ बैटरी इज गेटिंग डिस्चार्ज तो PbSO4 ही बन रहा है। फिर जब आप उसको रिचार्ज करोगे ना, तब ये उल्टा इक्वेशन हो जाएगा, पूरा PbSO4 Pb और PbO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी एनोड जो है वो Pb, वो भी Pb2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा ना, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके, और यही Pb2 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव के साथ मिलकर क्या बना लेगा, PbSO4। दोनों का प्रोडक्ट सेम है। अभी मैं एनोड कैथोड की रिएक्शन की बात कर रहा हूँ ना, Pb आपका एनोड है और PbO2 आपका कैथोड है। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा ना, ये वही 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा उसी एसिड में, H2SO4 एसिड में। एसिड में तो दोनों ही, एसिड ही तो है इसका इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट H2SO4 है, लेड का एनोड है, लेड ऑक्साइड के कैथोड से। ये तीन चीज याद रखनी है, और फिर जो एनोड और कैथोड तो याद रखे हो पहले से, तो उन्हीं का ऑक्सीडेशन और उन्हीं का रिडक्शन कराना है, समझ रहे हैं क्या। इन दोनों में आपको प्रोडक्ट में PbSO4 ही मिलने वाला है। आप जब दोनों रिएक्शन लिखोगे ओवरऑल, तो Pb प्लस PbO2, 2 इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो गया ना, 2 इलेक्ट्रॉन जो उसने लूज किए इसने गेन कर लिए, और प्रोडक्ट साइड में मेजर चीज क्या बनने वाली, PbSO4 प्लस वाटर। जब डिस्चार्ज, ये तो डिस्चार्जिंग हो गई, जब रिचार्ज होगा तब पूरा इक्वेशन उल्टा हो जाएगा, PbSO4 प्लस वाटर गिव्स यू Pb प्लस PbO2, समझ रहे हैं क्या, प्लस H2SO4, क्योंकि PbSO4 निकल रहा है ना, तो Pb और PbO2 तो बन रहा है, साथ में H2SO4 बन जाएगा। क्लियर है। तो यही चीज अपन को ड्राई सेल और यही चीज हमको फ्यूल सेल के लिए भी याद रखनी है। ये 3 सेल पढ़े अपन, ड्राई सेल, फ्यूल सेल, लेड एसिड, मतलब इनमें से क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। ठीक है, इक्वेशन लिखिए, एट एनोड Pb, ये इक्वेशन लिखना है, फिर एट कैथोड इक्वेशन लिखना है। ये पूरा इक्वेशन नहीं लिखा हूं मैं मैडम, मैं पूरा नहीं लिखा इक्वेशन, है ना, आपको इक्वेशन देखना है। ये थ्योरी पार्ट था, इसलिए मैंने इसको रिवीजन में भी इतना ज्यादा एम्फोसाइज नहीं किया है। आपको वो तीनों चीजें पढ़नी है। हाँ, रस्टिंग में भी यही इक्वेशन हो रहा है, मतलब हाँ वो भी आ सकता है, वो भी रेडॉक्स रिएक्शन का ही पार्ट है ना, तो उसको नहीं आ सकता, है ना। बट वहां भी वही हो रहा है ना कि आपका आयरन जिस स्पॉट पे रस्टिंग हो रही है वो एनोड होता है, वहां से इलेक्ट्रॉन निकल करके जाएगा दूसरे पार्ट में, वो कैथोड होगा, और वहां भी यही हो रहा है रेडॉक्स रिएक्शन, और आपको रस्ट मिलेगा हाइड्रेटेड Fe2O3, Fe2O3.XH2O, दैट इज द रस्ट, वो भी थ्योरी पार्ट। ठीक है, तो वो भी एक तरह का सेल है, अपन जो बोलते हैं ना रस्टिंग, पर उसमें बहुत कम ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, और वो भी एक तरह का सेल ही है, दैट रस्टिंग आयरन इज अ सेल। ठीक है, इसमें 2 पेपर और बचे हैं, इन दोनों के क्वेश्चन अच्छे देखोगे, है ना, और 20